गाइस, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तो आज हम कवर करने वाले हैं सेल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोग कॉपी किताब लेके बैठेंगे, पेन लेके बैठेंगे, जो भी आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लगेगा उसको कॉपी नोट करते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसको देख के हम लोग आज जो भी मेरा नोट्स है उससे आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसमें आपको मैं फैक्ट भी बताऊंगा, इसमें आपको मैं पूरा डिटेल ही बताऊंगा। ठीक है, तो आपको जो भी पॉइंट होगा उसको अपने तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। ठीक है, जिसका आपका खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। कब किया हुआ था? 1665 में। ठीक है, चलिए, आप कोशिका बोलते हैं किसको, यानी कि सेल किसको कहते हैं? तो देखिए, कोशिका सभी जीवो चीज के मूल निर्माण खड़ है, यानी कि जो भी आप जीवित चीज देख रहे हैं, क्या बोलते हैं, आपकी पृथ्वी पे, उस सब में क्या जो मूल निर्माण का जो खड़ होता है उसको हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक है, चलिए, और सेल अब दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं यूकैरियोटिक, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, चलिए, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो किन किन चीज़ में पाए जाते हैं? एक होते हैं एनिमल में और एक होते हैं ह्यूमन में। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल होते क्या है? जिसमें न्यूक्लियस उपस्थित होता है, वो होते हैं यूकैरियोटिक सेल। जैसे ह्यूमन में न्यूक्लियस उपस्थित होता है, एनिमल में न्यूक्लियस उपस्थित होता है, तो ये हो गया यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये है प्रोकैरियोटिक सेल। अब जस्ट इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल का आप अपोजिट कर दो, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें ये होगा जिसमें आपका न्यूक्लियस अनुपस्थित होती है, यानी कि एब्सेंस रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, जैसे में आपका हो गया बैक्टीरिया और भी बहुत कुछ होते हैं etc। ठीक है, चलिए, अब हम कुछ थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं जो आपके नॉर्मल को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसके हिसाब से होते हैं, उसके बाद आगे हम फिर चलते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ देख लीजिए, जो हमारे सेल को खोज के वो किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 में किया। बहुत बढ़िया। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, जो लिविंग सेल होता है उसका किसने किया? एंटोन वॉन ने किया। ये कब किए? 1674 में किए। उसके बाद आपका न्यूक्लियस का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किए। कब किए? 1804 में। ये सारे पूछते हैं भैया, याद कर लेना। ठीक है, ये आपका किस तरह पूछेगा? मैच द फॉलोइंग में आएगा। यहाँ पे मतलब कुछ चीज़ का नाम दे देगा और यहाँ पे आपका साइंटिस्ट का नाम, किसने कौन खोजा, मैच करते रहो। ठीक है, उस तरह पूछता है। उसके बाद पावर ऑफ हाउस किसको बोलते हैं सेल का? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। किचन ऑफ सोल किसको बोलते हैं? तो प्लास्टिडस को बोलते हैं। उसके बाद फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसको बोलते हैं? तो राइबोसोम को बोलते हैं। लार्जेस्ट सेल आपसे है ना, दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है, गौर से सुनिएगा। दो टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लार्जेस्ट सेल किसका होता है। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि आपके ह्यूमन बॉडी का, सीधे ऐसे पूछेगा लार्जेस्ट सेल किसका होता है। तो आप बोलिएगा ऑस्ट्रिच का, ऑस्ट्रिच के एग का। गौर से सुनिएगा, अगर पूछेगा लार्जेस्ट सेल किसको होता है तो आप बोलिएगा एग ऑफ ऑस्ट्रिच, यानी कि ऑस्ट्रिच का एग का। और आपको बता दी कि ऑस्ट्रिच का एग 7 सेंटीमीटर होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लार्जेस्ट सेल किसका पाया जाता है? ऑस्ट्रिच का। अब एक और क्वेश्चन देखिए, एक तो हो गया लार्जेस्ट सेल। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल किसका पाया जाता है। ये था लार्जेस्ट सेल। अगर पूछेगा लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी किसका पाया जाता है, तो जो आपके वुमेन का जो ओवम होता है, ओवम में जो सेल पाया जाता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। ठीक है, उसी तरह सेम जो आपका स्मॉल सेल ऐसे पूछेगा तो आप बोलिएगा माइक्रोप्लाज्मा। और पूछेगा स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी किसको बोला जाता है, तो आप बोलेगा स्पर्म, जो कि मेल का पार्ट होता है। ठीक है, चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं प्लांट सेल। ठीक है, यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल आपका 3 चीज़ से मिलकर बना होता है। किस चीज़ से? न्यूक्लियस से। एक आपका आता है आउटर पार्ट, एक आपका आता है साइटोप्लाज्मा। ठीक है, प्लांट सेल हो गया। चलिए, भैया कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख देना। ठीक है, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे प्लांट सेल है। प्लांट सेल आपका 3 चीज़ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक आपका है न्यूक्लियस। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियस होता है वो जेनेटिक डिजीज होता है। ठीक है, उसके बाद साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या क्या होता है? आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिडा हो गया, राइबोसोम हो गया, उसके बाद लाइसोसोम हो गया, ईआर हो गया, etc। और भी बहुत कुछ होते हैं। उसके बाद आउटर पार्ट में क्या क्या सेल वॉल होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं सेल वॉल।
ठीक है, सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या होता है, आप देखते होंगे जो भी आपका मतलब पत्ता होता है, चाहे फूल जो भी, मतलब फूल हो गया, इसका जो भी एक फूल हो गया, लेकिन साइड वाला जो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, जो कि हम लोग में नहीं होता, वो प्लांट सब में होता है। ठीक है, चलिए, यानी कि आपकी जो भी मतलब फूल के जो साइड वाला पार्ट होता है, यानी जो भी जो पत्ता होता है साइड वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल। यानी कि आज एक बात आपको मैं बता दूं कि एनिमल यहाँ पे इंसान को ही बोला गया हुआ है। ठीक है, एनिमल का मतलब एक एनिमल तो है, प्लस एनिमल इंसान में एनिमल ही काउंट किया करा जाता है। ठीक है ना, तो ये गॉड से मत सोचिएगा, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे ये क्या बोलते हैं ह्यूमन क्यों नहीं, यहाँ पे एनिमल क्यों दिया हुआ है, तो यहाँ पे ह्यूमन और एनिमल दोनों एनिमल ही में ही आता है। और प्लांट का मतलब सिर्फ प्लांट हो गया, एनिमल में आपका इंसान और जानवर दोनों आ गया, प्लांट में सिर्फ प्लांट आया। ठीक, चलिए, तो सेल वॉल सिर्फ आपका किसी में प्रेजेंट रहता है, प्लांट पर प्रेजेंट रहता है, आपके ह्यूमन में नहीं रहता है। उसके बाद इसका जो मतलब संरचना होता है, जिसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम लिखे हैं कठोर संरचना, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। यानी कि अब आप सोच रहे होंगे दो क्यों लिखे हुए हो, तो सुनो, सेल वॉल का आपका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हार्ड होता है प्लस नॉन लिविंग होता है। वापस सुन ला, क्वेश्चन पूछेगा सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप बोलेगा हार्ड होता है और नॉन लिविंग होता है। ओके, चलिए, अब क्वेश्चन आएगा कंपोजिशन से, यानी कि कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल्स। सेल वॉल किस से बना होता है, तो सेलुलोज से बना होता है, और सेलुलोज यहाँ पे किस से बना हुआ है, तो वो कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। ठीक है, प्लांट सेल वॉल किससे बना हुआ है, सेलुलोज से बना हुआ, सेलुलोज किससे बना हुआ, कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। उसके बाद एल्गी सेल वॉल किससे बना हुआ है, तो वो सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज किससे बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, अब यहाँ पे बैक्टीरिया सेल वॉल किससे बना होता है, पेपिडोलोजिकोन से बना होता है, तो ये यहाँ पे किससे बनता है, प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, फंगी सेल वॉल किससे बना होता है, तो चिटिन से बना होता है, और चिटिन यहाँ पे किसी से बना होता है, तो फैट से बना होता है। कोई दिक्कत नहीं, प्लांट सेल वॉल हो गया, आपका एल्गी सेल वॉल हो गया, बैक्टीरिया सेल वॉल हो गया, फंगी सेल वॉल हो गया, किस किस चीज़ से बना हुआ है, यहाँ पे सारा हो गया। और ये चीज़ किससे बना हुआ था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट से। कोई दिक्कत नहीं, चलिए, अब हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन से, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मेम्ब्रेन 3 टाइप के होते हैं, एक होता है प्रीमेबल, एक होता है इम्प्रीमेबल, एक होता है सेमी प्रीमेबल। अब आपको हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिखे हुए पास, नो पास, यहाँ पे हाफ पास। इसका क्या पहले एग्जाम्पल बताते हैं। आप सपोज करो कोई, आप गेट पे खड़े हो, कोई आ रहा है, तो आप गेट खोल दिए कि भैया जाओ आप, मतलब आपको एंट्री उसको दे दिए, तो वो पास हो गया। एक हो गया नो पास, यानी कि इम्प्रीमेबल। ये हो गया कि बाई चांस कोई आपके घर में आया, उसका गेट से एंट्री नहीं किया, तो बाहर से बोल दी कि नहीं भैया तुम जाओ यहाँ से, एक वो हो गया। आप लिखे हाफ पास। हाफ पास का तुम एग्जाम्पल लिख देते हैं, चाय देखते हो, चाय जब बनता है तो क्या होता है, हम लोग मतलब जो भी छानते हैं उसको, तो जो छन्नी होता है उसमें जो चाय पत्ती होता है उसी में रह जाता है, लेकिन जो चाय होता है वो पास हो जाता है, यानी कि आधा पोर्शन उसको उसी में रह गया, आधा पास हो गया, यानी कि हाफ। अब हम बताते जो उस तरह ही सेल मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन भी है ना आपके शरीर में ही, क्या बोलते हैं, कोई चीज़ को पास हो जाता है, कोई चीज़ को पास नहीं कर देता है, और कोई चीज़ आधा पास कर देता है, आधा छोड़ देता है। चलिए आगे हम बताते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन आपके दोनों चीज़ें में पाया जाता है, यानी कि एनिमल और प्लांट सेल दोनों में उपस्थित होता है। ठीक है, उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन होता है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि सेल मेम्ब्रेन आप बताएं कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। तो प्लांट सेल में कहाँ पाया जाता है, तो प्लांट सेल के अंदर पोर्शन में पाया जाता है, यानी कि इनर पार्ट में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है और एनिमल सेल के बाहर पाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो प्लांट सेल होता है, जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, वो प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है और एनिमल सेल के बाहर पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन से पूछ सकता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो प्लांट के भले एनिमल सेल किस पोर्शन में पाया जाता है, इनर की बाहर, तब क्या बोलोगे, तब वो पता होगा तो बिल्कुल बोल रहे कि हाँ बाहर पाया जाता है। और पूछे कि प्लांट सेल में कहाँ पाया जाता है, अंदर पाया जाता है, सिंपल।
और इसका क्या बोलते हैं जीवित संरचना होता है, यानी इसका लिविंग स्ट्रक्चर होता है। सेल मेम्ब्रेन का लिविंग स्ट्रक्चर होता है। इससे पहले आपको हम बताए थे सेल वॉल, उसका नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है और वो हार्ड भी होता है। ठीक है, अब आपको एक यहाँ पे एक नोट में हम लिखे हुए हैं, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके, आपको हम बताते हैं क्या होता है। आप कभी कभी देखते होंगे कि आपके घर में मम्मी या मतलब फैमिली में कभी भी कुछ ऐसा फेस्टिवल या कोई भी मतलब फेस्टिवल सब आता है, चाहे मम्मी लोग चाहे घर में कोई भी फास्ट किया रहता है, तो उन लोग बोलता है कि लहसुन प्याज का सेवन नहीं करने के लिए। या नवरात्रि में भी होता है कि लोग बोलते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं लहसुन प्याज हम लोग नहीं खाएंगे, ऐसा वैसा। उन लोग मतलब धार्मिक से जुड़ता है। लेकिन आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो धार्मिक अपने जगह पे, बट आपको हम बताते हैं ये कारण क्यों होता है। अब ये उन लोगों को तो नहीं पता है, लेकिन आप लोग जान लो कारण क्यों होता है। देखो, जो प्याज जो होता है ना, प्याज और लहसुन को लोग मना करता है, ऐसा क्यों करता है बताते हैं उन लोग को ये, लेकिन उन लोग अपने धार्मिक से जोड़ता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसका असली कारण क्या है। प्याज आप छिलते, गोला सा होता है, आप उसको छिलते 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 क्या होता है, मतलब पत्ता सा गोला 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 रहता है। आप उसको एक काम करना, प्याज को लेना, पूरा छील देना, काटना मत, पूरा छील देना। लास्ट में एक पतला सा आपको झिल्ली टाइप मिलेगा, ठीक है ना, पतला सा। लास्ट में कैसे गोला 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 राउंड राउंड रहता है, तो लास्ट में आपको एक झिल्ली मिलेगा। ठीक, जो लास्ट में ये जो झिल्ली मिल रहा है ना, ये होता है, पता है क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल बर्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल बर्ड। अब टर्मिनल बर्ड बोलते हैं। उसके बाद सेम ऐसा ही होता है, लहसुन भी आप क्या होता है, लहसुन भी गोला सा रहता है, उसमें एक लंबा सा आप देखते होंगे, एक लंबा सा रहता है, उसके ऊपर से चढ़ा रहता है, पूरा लहसुन कैसे चढ़ा रहता है, एक लंबा सा रहता है। तो जो ये वाला पोर्सन है, तो जो एक होता है, ये भी एक मतलब झिल्ली टाइप में रहता है। अब ये झिल्ली ही होता है, इसको मेम्ब्रेन ही बोलते हैं। अब क्या होता है, देखिए, जो क्या बोलते हैं, जो प्याज में रहता है उसको ना बोलते हैं टर्मिनल बर्ड, और जो आपका लहसुन में रहता है उसको ना बोलते हैं फ्लावर बर्ड। अब सुनो, आपको हम बताते हैं क्या होता है। देखो, प्याज आप कभी कभी देखते होंगे, आप कभी देखते होंगे प्याज आप बहुत सारे अमाउंट में लेके आओ, उसको कहीं रख दो, तो कुछ दिन के बाद देखते हैं उसमें ऑटोमेटिक वो बढ़ने लगता है, उसमें मतलब ग्रीन 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 उसमें जम जाता है वो, क्योंकि जो उसका मेन वाला जो पर्सन है, जो टर्मिनल जो बर्ड है ना, वो लिविंग स्ट्रक्चर है, वह एक सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, वो जीवित होता है, यानी कि लिविंग स्ट्रक्चर उसका होता है। इसी वजह से और सेम प्रोसेस उस पर आप लहसुन का भी होता है। लहसुन में कुछ कुछ खरीद के लिए आप कोई एक जगह रख दो, उसको जमीन कहीं पर रख दो, ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है, उसमें से ग्रीन ग्रीन निकलने लगता है उसके प्लांट टाइप में। तो इसका जो क्या बोलते हैं, जो टर्मिनल बर्ड प्याज का और जो लहसुन का जो फ्लावर बर्ड होता है ना, वो लिविंग स्ट्रक्चर आता है। लिविंग से किसका, सेल मेम्ब्रेन का। तो वो बढ़ने लगता है। इस वजह से तो लोग को ये लगता है ना कि हाँ इसमें जीव है, इसको अगर हम खा लेते हैं तो मतलब हम लोग का जो भी फास्ट किया उसको टूट सकता है। इस वजह से लोग मतलब क्या करते हैं, लोग मतलब आपको प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करते। लेकिन लोग ये नहीं सोचते हैं, ये आपको हम मतलब साइंस वाला बात बताया है, ठीक है ना। लोग अपना कुछ धार्मिक से रिलेटेड, देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं, कितना अच्छे से लिखे हुए हैं। कुछ लोग प्याज और लहसुन को मांसाहारी भोजन के रूप में मानते हैं, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि प्याज और लहसुन के अंदर एक पतली सी झिल्ली, यानी कि एक आपका पतला सा झिल्ली के सेल मेम्ब्रेन का बात यहाँ पर हो रहा है। एक मेम्ब्रेन होता है जो प्याज में होता है, उसको टर्मिनल बर्ड बोलते हैं, और जो लहसुन में होता है उसको फ्लावर बर्ड बोलते हैं। यानी कि जो आपको बताया है, प्याज वाला था कि ये वाला था, और लहसुन वाला है कि ये वाला था, ठीक है ना। पाई जाती है जो एक लिविंग मेम्ब्रेन होती है, यानी कि इसका जीवित संरचना होती है, ऑटोमेटिक बढ़ता है होती है। इसलिए कुछ लोग प्याज और लहसुन को मांसाहारी भोजन समझते हैं और इसका सेवन नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं, फेस्टिवल यानी जो फास्ट फूड रहता है इस वजह से नहीं करता है। लेकिन उन लोग अपना धार्मिक से जोड़ लेता है। लेकिन आप लोग समझदार हो गए हैं, तो आप लोग ऐसे के घर में बोलिएगा कि आप लोग ऐसे करते हैं ना, इसके कारण ये है ना कि आप लोग कुछ धार्मिक से जुड़ते हैं वो है। लेकिन भाई घर की बात है, धार्मिक से जो उनको जो अपने से मानना है माने, कोई टेंशन नहीं है, सबका अपना मानना होता है। लेकिन असली सा कारण यही था, ठीक है ना। क्या कारण था, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिविंग स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से प्याज और लहसुन ऑटोमेटिक बढ़ते रहता है, ठीक है ना। चलिए, हाँ, और अगर बाई चांस मैं कुछ भला बुरा कुछ मेरे से मुंह से निकल गया हो तो मैं माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना मानना रहता है, ठीक है। लेकिन आपको मैं जो बताना, पढ़ाने का जो पर्पस है, इसके हिसाब से बताया हूँ कि आप पूरा अच्छे से बात समझ जाए, ठीक है ना। आधा दूरा बात नहीं जानना चाहिए, आप जो भी कुछ जानो सब कुछ जानो उसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि का बोला जाता है ना कि हाँ गीता में लिखा हुआ है कि जो आधा दूरा ज्ञान होता है वो बहुत जहरीला होता है, बहुत घातक होता है, ठीक है ना। तब कोई भी बात जानो उसके बारे में पूरा डिटेल जानो, नहीं जानो तो भाई आप जानने चाहो कि उसके पीछे कारण क्या है, क्यों कारण क्या है, लोग ऐसे क्यों मना करते हैं, ऐसा वैसा, तो यही कारण है, ठीक है। चलिए, उसके बाद
जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, आप क्वेश्चन पूछेगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका जो बाहरी पोर्शन होता है, जो सेल मेम्ब्रेन जो बाहरी वाला पोर्शन होता है वो किस चीज़ से बना होता है, तो वह बना होता है प्रोटीन से। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, सेल मेम्ब्रेन के बाहरी भाग प्रोटीन का होता है तथा अंदर वाला भाग फैट का होता है, इसको हम लिपिड बोलते हैं। लिपिड होता है यहाँ पे, लिपिड से बना हुआ, लिपिड यहाँ पे फैट को शो कर रहा है। तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है उसका अंदर वाला पोर्शन किस चीज़ से बना होता है, तो आप बोलना जो मतलब अंदर वाला भाग या अंदर वाला पोर्शन किस चीज़ से होता है, तो आप बोलना फैट। अगर वहाँ पे फैट ऑप्शन नहीं है तो लिपिड आएगा, ठीक है। और वैसे ही पूछेगा सेल मेम्ब्रेन का बाहर वाला पोर्शन क्या होता है, तो आप प्रोटीन कर देना, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं साइटोप्लाज्म में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य, ठीक है। अब ये भी आपका एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है। चलिए अब यहाँ पे पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनल्स। डबल मेम्ब्रेन किसका होता है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया का और प्लास्टिडा का एक्सेट्रा। सिंगल मेम्ब्रेन किसका होता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसके बाद गोल्गी बॉडी का, लाइबोसोम का एक्सेट्रा। उसके बाद नन मेम्ब्रेन यानी कि किसी का मेम्ब्रेन नहीं होता है, किसके पास होता है, राइबोसोम का होता है और सेंट्रोसोम का होता है, ठीक है। अब एक एक करके हम सारा को पढ़ते हैं, सारा क्या क्या होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। माइक्रोकॉन्ड्रिया आपको मैं स्टार्टिंग में बताया था, माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, तो वह एक क्या बोलते हैं, वायवी श्वासासन, यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन को हम हिंदी में वायवी श्वासासन पढ़ते हैं। आप बताते हैं आपको एरोबिक रिस्पायरेशन होता क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, जहाँ ऑक्सीजन यानी कि जहाँ आपका ऑक्सीजन का रिएक्शन ग्लूकोज के साथ हो जाए उस प्रोसेस को एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। और यह रिएक्शन माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। उसी का यहाँ पे लिखे हैं इट ऑकर एरोबिक रिस्पायरेशन। अब वापस सुनिए, ग्लूकोज है और आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है। सपोज कि रिएक्शन यहाँ पे करेगा, जो रिएक्शन करेगा ना, इस प्रोसेस को बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन। और ये होगा कहाँ पे, तो यही होगा माइक्रोकॉन्ड्रिया में। समझ में आ गया, यानी कि ऑक्सीजन का रिएक्शन ग्लूकोज के साथ जब होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। और ये कहाँ होता है, तो ये होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन। अब जिस इसका उल्टा करते हैं, अब नहीं उल्टा नहीं करता, अब हम पढ़ते हैं एन एरोबिक रिस्पायरेशन। वो क्या होता है, तो देखो, यदि ग्लूकोज को ऑक्सीजन ना मिले और वह खुद से टूट जाए, यानी कि आपका यहाँ पे क्या था, पहला वाला में क्या था कि यहाँ पे ऑक्सीजन और ग्लूकोज रिएक्शन कर रहा है, बट यहाँ पे आपका ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किस चीज में, एनारोबिक रिस्पायरेशन में। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वह खुद से ब्रेक हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन। ये भी कहाँ होता है, आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ठीक है। तो आप समझ गए एरोबिक रिस्पायरेशन क्या बोलेंगे, जहाँ पे ग्लूकोज और क्या बोलते हैं ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, इस प्रोसेस को वो बोलते हैं क्या, एरोबिक रिस्पायरेशन। और ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिले बिना वह ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन। कोई दिक्कत नहीं। अब कैरेंसी ऑफ सेल किसको बोलते हैं, एटीपी को बोलते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए यहाँ पे लिखे हुए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसको बोलते हैं, एटीपी को बोलते हैं। एटीपी क्या होता है, कैरेंसी ऑफ सेल होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेलुलर स्वशासन में एटीपी का अधिकांश माइक्रोकॉन्ड्रिया में उत्पादन होता है, ठीक है। अब ये आपका है माइक्रोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ठीक। प्लास्टिड, अब ये क्या होता है, लवक, इसको हिंदी में बोलते हैं प्लास्टिड का। वापस सुनिए, जो भी आप कोई पेड़ देखते हैं, उसका देखते हैं कि कोई पेड़ का कलर अलग रहता है, किसी का पत्ता का कलर अलग रहता है, किसी फूल का कलर अलग रहता है। किसके कारण होता है, प्लास्टिड के कारण, यानी कि लवक के कारण। देखिए यह सिर्फ आपका किस में पाया जाता है, यह सिर्फ आपका प्लांट सेल में पाया जाता है। देखिए यह सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। दोहरी झिल्ली का अंग होता है, यानी कि इसका 2 मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद नोट में देखिए हम क्या लिखे हुए हैं, यदि हम पेड़ को देख रहे हैं और वह अलग अलग रंग का दिख रहा है तो उसके कारण क्या है, लवक है, यानी कि प्लास्टिड के कारण वह अलग अलग दिखता है।
उसके बाद जो आपका जो प्लास्टिड होता है वो मतलब जनरली 3 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है आपका क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आता है आपका क्लोरोफिल। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जो भी ग्रीन कलर आपके प्लांट में आता है वो क्लोरोफिल के कारण ही आता है, ठीक है। क्लोरोफिल यहाँ पे क्या करता है, तो वो फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें ये मदद करता है, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफिल में सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम पाया जाता है। अब यहाँ पे नोट में हम कुछ लिखे हुए हैं, अब इसको हम पहले समझाते हैं फिर इसको पढ़ के समझाएंगे, ठीक है। आप कभी कभी पढ़ते रहते होंगे या कुछ भी ऐसा काम करते हो, एक बैग आप मतलब उठते हो तो एक बैग आपको मतलब क्या बोलते हैं आपका हड्डी में वो क्रैम्प आता है, इसको ऐठी बोलते हैं, इसको आम भाषा में बोलते हैं कि नहीं बाघा लग जाता है या मतलब नस चढ़ जाता है, वो होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से आपका शरीर में जब मैग्नीशियम कमी हो जाएगा ना, इस वजह से आपको क्रैम्प आता है, जिसको हिंदी में इंग्लिश में क्रैम्प बोलते हैं। अब सुनिए, इसी वजह से डॉक्टर आपको बोलता है कि आप ग्रीन वेजिटेबल खाओ। ग्रीन वेजिटेबल में क्या होता है, ग्रीन वेजिटेबल में क्लोरोफिल होता है। आपको पहले बताएं कि क्लोरोफिल में सबसे ज़्यादा क्या होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। यानी कि आप ग्रीन सब्जी खाओगे, ग्रीन सब्जी आपको उसमें आपको रहता है क्या होता है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल जहाँ पाया था उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, मैग्नीशियम पाया जाएगा। तो आपके शरीर में अगर मैग्नीशियम फुलफिल हो जाएगा देन आपका क्रैम्प यानी कि जो भी आपका अंगैठी जो बाघा धरता था वो आपका नहीं आएगा। यानी कि जो भी क्रैम्प का कारण क्या होता है, मैग्नीशियम का कमी से आपका क्रैम्प आता है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। जब किसी व्यक्ति को ऐंठन यानी कि क्रैम्प होती है तो इसका कारण शरीर में मैग्नीशियम का कमी होता है, ठीक है। और हरी सब्जी में मैग्नीशियम पाया जाता है क्योंकि हरी सब्जियों में क्लोरोफिल होता है, इसलिए हरी सब्जियां खाने से शरीर में मैग्नीशियम की कमी नहीं होती है और ऐंठन यानी कि जो क्रैम्प होता है वह नहीं आता है। समझ में आया? तो आज से ग्रीन वेजिटेबल खाना आप लोग शुरू कर दीजिए, ठीक है। चाउमीन बर्गर बाद में खाइएगा, चाउमीन बर्गर पास्ता वास्ता जो भी है बाद में खाइएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्लोरोप्लास्ट पढ़ लिए, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर इसका पढ़ लिए। अब हम क्लोरोफिल के बारे में पढ़ दिए। अब हम पढ़ते हैं क्रोमोप्लास्ट क्या होता है। क्रोमोप्लास्ट से आपका जो आपका येलो कलर आता है, ऑरेंज रेड कलर सब होता है, वो पढ़ते हैं। देखिए, तो जो आपका ऑरेंज और रेड कलर आता है ये किससे आता है, कैरोटीन से आता है। और जो येलो कलर आता है ये क्या किससे आता है, एक्जेंटोफिल से आता है। उसके बाद अब कैरोटीन एक्जेंटोफिल यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यहाँ पे रंग मतलब प्रदान करता है, ठीक है ना। वो भी जो है फूल में उसमें रंग आता है। उसके बाद ये भी आपका फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। फोटोसिंथेसिस में तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। उसके बाद अब है यहाँ पे क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम होता है, आप कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है ना। इसका जो ल्यूकोप्लास्ट होता है कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है। जैसे आप पानी का देखते हो, पानी का कोई कलर होता है, पानी का कोई कलर नहीं होता। हम बताने के लिए बताएं, ये मत बोलना कि हाँ प्लांट सेल में पानी कहाँ से आ गया, तो वो बताने के लिए बताएं कि हाँ कलर जिसमें कोई कलर नहीं होता वो होता है। उसके बाद आप कोई क्वेश्चन पूछे कि जो भैया टमाटर जो होता है सर वो लाल क्यों होता है, तो इसके पीछे कारण है, एक पिगमेंट का कारण लाल होता है। उसके पिगमेंट में क्या नाम है, लाइकोपिन पिगमेंट होता है, उसकी वजह से टमाटर लाल होता है। उसके बाद जो आपका बैंगनी कलर जो आता है, बैंगन समय बहुत कलर में बैंगनी कलर आता है, वो किसे का आता है, क्या बोलते हैं, एंथ्रोसायनिन के कारण होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईयर। अब ईयर आप कहाँ से बोलोगे भैया, ईयर कहाँ था, तो ईयर आपके देखो यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, जो सिंगल मेम्ब्रेन है, आपको डबल मेम्ब्रेन का बता दिए, माइक्रो क्या बोलते कॉन्ड्रिया पढ़ा दिए, प्लास्टिडा पढ़ा दिए, माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या बताया है, ये वाला पोर्शन था, आपको पूरा मैं कंप्लीट करवा दिया। उसके बाद जो आपका प्लास्टिडा था वो आपको तुरंत अभी कंप्लीट करा दिया। प्लास्टिडा किस चीज़ में, जो पेड़ा कलर ही सब आता है। अब हम पढ़ते हैं सिंगल मेम्ब्रेन यानी कि ईयर के बारे में, ठीक है। चलिए देख लीजिए भैया, यही होता है ईयर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यह आपका स्ट्रक्चर है। वीडियो को पोस्ट कर देख लीजिएगा स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपको अगर सही लगे तो कॉपी में बना भी लीजिएगा, ठीक। अब जो रफ ईयर क्या होता है, रफ ईयर और स्मूथ ईयर क्या होता है, देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछोगे रफ ईयर स्मूथ ईयर कहाँ से आता है, ये वाला स्ट्रक्चर में देखो स्मूथ ईयर यहाँ पे है ई आर और यहाँ पे रफ ई आर है। ई आर का मतलब होता है इंडो क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में ई आर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब जो रफ ईयर होता है उसका काम क्या होता है, तो जो रफ ईयर होता है यहाँ राइबोसोम होता है।
रफ ईयर में राइबोसोम होता है, यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है ना, प्रोटीन को एब्जॉर्ब करता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद स्मूथ ईयर क्या करता है, तो यहाँ पे राइबोसोम होता है, वैसे यहाँ पे राइबोसोम नहीं होता है, आपका क्या बोलते हैं, रफ में था, स्मूथ में राइबोसोम नहीं है। उसके बाद यह किसका संश्लेषण करता है, तो स्मूथ ईयर करता है फैट का, रफ कर रहा था प्रोटीन का, स्मूथ कर रहा है फैट का, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्या होता है, तो सुनिए, यह रफ ईयर के द्वारा बनाए गए प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। यानी कि आपके शरीर में जो भी आपके क्या बोलते हैं, जो प्रोटीन बनता है, किसके वजह से, रफ ईयर की वजह से, यानी कि रफ क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से जो भी प्रोटीन, तो उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, गोल्गी बॉडी करता है, ठीक है। उसके बाद यह जंतु एवं पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है, यानी कि जंतु यानी कि प्लांट और एनिमल दोनों से में पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यह कार्बोहाइड्रेट्स को संश्लेषण करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कौन कर रहा है, गोल्गी बॉडी कर रहा है। यह एक झिल्ली से क्या बोलते हैं, कोशिका होता है, यानी कि एक सिंगल मेम्ब्रेन वाला ही होता है, कौन, गोल्गी बॉडी। उसके बाद गोल्गी प्रोटीन का मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग करता है, यानी कि जो भी आप सोच रहे होंगे भी ये मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग कोई इंडस्ट्री है क्या, तो नहीं, ऐसा भी बात नहीं है। आप जब क्वेश्चन बनाओगे तो वहाँ पे भी सेम यही वर्ड रहता है कि विच प्रोटीन क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग आवर प्रोटीन, तो आपका गोल्गी ही बॉडी का होता है। सेम ऐसा ही से आपको आगे क्वेश्चन दिखाएंगे, वहाँ पे सेम इसी तरह क्वेश्चन पूछता है कि मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग या ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा किया जाता है प्रोटीन का, तो वो क्या आएगा, गोल्गी बॉडी के द्वारा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लाइबोसोम, ठीक है। लाइबोसोम भी एक सिंगल मेम्ब्रेन वाला होता है, यानी कि सिंगल झिल्ली वाला होता है। उसके बाद यह सिर्फ जंतु कोशिकाएं में पाया जाता है, ठीक है। यह बहुरूपता को दर्शाता है। उसके बाद इसमें पाचक एंजाइम होता है जिनका निर्माण गोल्गी बॉडी में होता है। अब सुनिए, पाचक एंजाइम क्या होता है, पाचक जो भी आप कुछ भी खाते हैं उसको पचाने वाला एंजाइम को पाचक एंजाइम बोलते हैं। और जो यहाँ पे पाचक एंजाइम है वह कौन सा एंजाइम है, क्वेश्चन पूछ देगा कि जो क्या बोलते हैं लाइबोसोम में जो मतलब आपका मतलब खाना को पचाने वाला जो भी पचाने वाला एंजाइम होता है वो कौन सा एंजाइम होता है। एंजाइम तो होता है लेकिन उसका नाम क्या होता है, टाइप बोलना हाइड्रोलिथिक एंजाइम, ठीक है। वापस सुनो, लाइबोसोम में पाचक एंजाइम होता है, उसका नाम क्या होता है, हाइड्रोलिथिक एंजाइम, ठीक है। उसके बाद लाइबोसोम फटते हैं तो इनमें उपस्थित एंजाइम कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, इसलिए इन्हें आत्महत्या की सुसाइड बैग भी कहते हैं। समझ में आया, ठीक। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं, तो लाइबोसोम को बोलते हैं। एटम बम ऑफ सेल किसको बोलते हैं, तो लाइबोसोम को बोलते हैं। उसके बाद डाइजेस्टिव बैगेज ऑफ सेल किसको बोलते हैं, तो लाइबोसोम का बोलते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिखे हुए हैं, टी लाइम्फोसाइट। अब ये क्या होता है, देखिए ये आप याद रखना कि ये क्वेश्चन है ना यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन अभी चल रहा है 2024, 2023 या 2022 का ही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एल तुम्हारा जिसमें आपका क्या बोलते हैं एम लिम्फोसाइट में क्या होता है, इसका एल4 वाला पूछा था। अब बताते हैं कैसे क्या होता है। देखिए सॉरी, तो जो जो टी लाइफोसाइट होता है वह किससे बना होता है, तो यह WBC से बना होता है, क्या बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल से बना होता है। व्हाइट ब्लड सेल एक प्रकार होता है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा लाइबोसोम पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाइबोसोम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तब बोलेगा टी लाइफोसाइट में पाया जाता है। उसका अलग अलग प्रकार होता है, जिसमें T1 होता है, T2 होता है, T3 होता है, T4 होता है, T5 होता है, एक्सेट्रा होता है, ठीक, बहुत सारा होता है। तो अब इस सब में सबसे ज़्यादा मेन कौन होता है, T4। यही क्वेश्चन हुबहू पूछा जाता है कि ये क्या बोलते हैं कि T4 किस चीज़ को दर्शाता है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट में T4 किसी को दर्शाता है, सेम वैसा ही कुछ क्वेश्चन था, ठीक है ना। तब सुनिए क्या होता है, T4 ये होता है ना कि आपके शरीर में जो भी मतलब बाहरी बैक्टीरिया फंगस क्या बोलते हैं कैंसर वाला जो भी मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, तो उससे लड़ने का काम कौन करता है, T4 लिम्फोसाइट। वापस सुनिएगा, T4 लिम्फोसाइट आपके शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण पैदा करने वाले
क्या बोलते हैं रोग जनुकों, जिसमें वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया और कैंसर कोशिकाओं जैसे हानिकारक कोशिकाओं से लड़ती है। समझ में आया? यानी कि आपका जो भी आपका शरीर प्रोटेक्ट हो रहता है इसके T4 की वजह से ही होता है। अब आपको एक चीज़ बताते हैं, जो आपको एड्स होता है ना, एड्स में क्या होता है ना कि आपका जो T4 जो होता है ना, T4 क्या बोलते हैं, T4 लिम्फोसाइट, यही एड्स में ना डिस्ट्रॉयड हो जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में वो फैलते जाता है, वो कंट्रोल ही नहीं होगा। इसी वजह से ना एड्स का आज तक कुछ नहीं होता है। चाहे कैंसर में भी नहीं होता है, कैंसर भी जब होगा तो T4 से ख़त्म हो जाएगा। कंट्रोल मतलब T4 थोड़ा उससे मतलब प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन अगर उसका अच्छा ट्रीटमेंट पहले स्टेज में नहीं हो पाती खत्म हो जाएगा। T4 आपके शरीर में कंप्लीट खत्म हो जाएगा। इस वजह से आपके शरीर में कैंसर फैलते जाता है। अब जब T4 आपका है ही नहीं, T4 है नहीं, तो आपका बैक्टीरिया जो भी फंगस है आपके शरीर में आ रहा है, उसको लड़ कोई नहीं लड़ रहा है, तो लड़ेगा नहीं, यानी कि प्रोटेक्ट होगा नहीं तो आपके शरीर को डैमेज पहुँचेगा। सिंपल है, ठीक है। तो अब हम लाइबोसोम भी पढ़ लिए, गोल्गी बॉडी भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? देखो, इसके पास है ना कोई झिल्ली नहीं होता, यानी कि एक भी जीरो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन का नहीं होता है। यह पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, कि एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। यह आरबीसी में नहीं पाया जाता है, यानी कि रेड ब्लड सेल में राइबोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब राइबोसोम समूह में रहते हैं तो इसको पॉलीसोमी या पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं। आप क्वेश्चन पूछ देगा पॉलीराइबोसोम क्या होता है, द ग्रुप ऑफ ए राइबोसोम इज नोन एज पॉलीराइबोसोम, ठीक है। जब ग्रुप में होते हैं, जब समूह में होते हैं, तो उसको राइबोसोम को उसको पॉलीसोम भी बोलते हैं और पॉलीराइबोसोम भी बोलते हैं, ठीक है। अब राइबोसोम आपका दो टाइप का होता है। एक होता है 80S, यहाँ पे जो ये एस है, ये मत समझिए कि एंड लिखे हुए पे 80S है, और यहाँ पे 70S है, ठीक है। तो जो 70S है, 70S राइबोसोम, ये आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं 30S के, एक होते हैं 50S के, ठीक। अब आप ये बात सोचिए कि हाँ क्या बोलते हैं यहाँ पे, मतलब प्लस करें तो भैया 70 होना चाहिए, 20 का, तो वो से यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे 30S होगा, यहाँ पे 50S होगा, ठीक है। और यह सेल प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। आपको हम पहले बताए थे स्टार्टिंग, जब आपके मतलब जो आपका ये चैप्टर शुरू किए हैं, तो बताएं कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन होता है, जिसमें आपका क्या बोलते हैं, जो आपका जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल कौन होता है, जिसमें आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। चलिए एक बार फिर से आपको हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखे हुए हैं यूकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस उपस्थित होता है, पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। तो देखिए यहाँ पे किस चीज़ का बात हो रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका न्यूक्लियस अनुपस्थित है, ठीक है। उसके बाद और अब पढ़ते हैं 80S राइबोसोम में, ठीक है। तो 80सोम यह एक यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल जहाँ पे आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं 40S और एक होते हैं 60S, ठीक है। आप क्वेश्चन कोई पूछेगा कि आरएनए और प्रोटीन को अगर मिलाते हैं तो वो क्या बनते हैं, अगर आरएनए या प्रोटीन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो उसको मतलब बनेंगे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। आरएनए को प्रोटीन से मिलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। अब हम सेंट्रोसोम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ये पार्ट थोड़ा बड़ा हो रहा है, तब हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं, राइबोसोम तक कंप्लीट करते हैं, और सेंट्रोसोम को नेक्स्ट पार्ट में लेकर आते हैं। छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे और आप लोग अच्छा से उसको पढ़ लो, अच्छा से नोट्स कर लो, ठीक है। एक या दो बार जो भी आपको पढ़ना है, एक से अच्छा है, एक या दो बार जितना वीडियो देखना चाहिए पढ़ो, अच्छा से नोट कर लो, ठीक है। और जिसको भी शेयर करना होगा अपने फ्रेंड को भी, जिसको भी समझ में मतलब बायो उसका अच्छे कनेक्ट करना होगा उसको सेंड कर देना। और चैनल पे नए हो तो फिर सब्सक्राइब कर ही देना। और कोई गलती हुआ हो या कोई मतलब कुछ हमसे मतलब बायो में से कोई वर्ड होता है जो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो अगर कुछ ऐसा होगा तो माफ़ करना। और कोई प्रॉब्लम होगा तो हाँ कमेंट में पक्का पूछ लेना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में लिख देना, उसका मैं रिप्लाई पक्का कर दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सही करके मैं बता दूंगा, या आपके कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।